तो आज हम सवाल इंडिया का में यही सवाल उठा रहे हैं कि हिमाचल में मॉनसून चुनौती आखिर क्यों साबित हो रहा है, कहां पर ये जो गलती है वो हुई है जिसके चलते हिमाचल में मॉनसून चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है। इसके अलावा दूसरा सवाल, क्या निर्माण में खामियों के शिकार हो रहे हैं हमारे शहर, क्योंकि जिस तरह का पानी का बहाव है उसको हमारे शहर जो हैं अब वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, उनकी कैपेसिटी से वो बाहर है। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं क्योंकि सबसे ज्यादा जो इस वक्त भयावह तस्वीरें आ रही हैं वो हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले की आ रही हैं, जहां पर तेज बारिश के बाद अचानक पहाड़ों से पानी की मोटी और तेज धार जो है वो नीचे उतरी। ये देखकर तस्वीर किसी का भी दिल यहाँ पर दहल जा रहा है। पहाड़ों से पानी की मोटी और तेज धार जो है वो नीचे यहाँ पर उतर रही है। पानी की धार में कई घर बह गए हैं और घरों के बीच से मलबा आगे की ओर बढ़ता दिख रहा है। जो हम अभी वजह आपको बता रहे थे, जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जो निर्माण चल रहा है और लोगों की चीख पुकार सुनकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर लोगों पर क्या कुछ बीत रही है। मलबे में मिट्टी के साथ पेड़ और टूटे घरों की चीजें भी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं और ये मंडी की स्थिति है। तो पहाड़ी नदियां जो हैं वहां पर विकराल रूप ले रही हैं। विक्टोरिया ब्रिज आपको दिखा रहे हैं मंडी का, जहां पर बहुत ही करीब ब्रिज के पानी जो है वो पहुंचता जा रहा है, जबकि आसपास के इलाके जो हैं वो पूरी तरह से डूब गए हैं, जिसमें एक बहुत ही प्राचीन मंदिर भी नजर आ रहा है। तो मंडी में मौजूद हमारे सहयोगी गोविंद ठाकुर ने बताया कि आखिर क्यों व्यास नदी ने ये विकराल रूप ले लिया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हम मंडी के आसपास खड़े हुए हैं और मैं बताना चाहूँगा कि जो ब्यासा नदी में या जितनी भी हिमाचल की नदियां हैं उन्होंने जो विकराल रूप लिया हुआ है उनके पीछे भी कारण हम लोगों की ही आम वजहें हैं। अभी आप मेरे सामने देख सकते हैं कि ये जो पूरी नदी है इसने जो अपना विकराल रूप ले रखा है, तो उसका कारण वही है जो हमारी ये जो NH21 बन रहा है, नई सड़क बन रही है, उसका जितना भी डंपिंग किया हुआ माल है वो सारा इस नदी के साथ डाल दिया गया है, जिसके कारण इसका बहाव जो है ये बढ़ गया हुआ है और नदी के पानी का बहाव जो है अपने साथ सब कुछ बहाते लेके जा रही है, क्योंकि इसकी जगह कम हुई है और जहाँ जहाँ से पानी का बहाव होना था वहाँ पर रोड बनाने के लिए जो है वो मिट्टी का डंप जो किया हुआ है वो सारा ब्यासा नदी के साथ साथ कर दिया गया हुआ है। या जितने भी स्थानीय नदियां बन रही हैं, नाले बन रहे हैं, वो सारा डंपिंग साइट्स जो हैं वो इस जोन में बना दी गई हैं, जो एक मुख्य रूप रहा हुआ है एक रौद्र रूप लेने का भी, क्योंकि जितना भी निर्माण कार्य हुआ है और उसका जितना भी वेस्टेज जो भी हो रहा है उसको साथ साथ में कई नदियों के साथ डंप करते गए हुए हैं लोग, जिसका ख्याल नहीं रखा गया हुआ है। और हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर अनिल गुप्ता है, HOD है पॉलिसी प्लानिंग के NIA DM के, और डॉक्टर नरेश कुमार है वैज्ञानिक IMD के। डॉक्टर नरेश, पहले मैं आपके पास यहाँ पर आना चाहूंगी। ये जो स्थिति हम देख रहे हैं ये क्या कुछ बता रही है और आगे मौसम की स्थिति और कैसी रहने वाली है, क्योंकि फिलहाल 2 दिनों से जो हिमाचल प्रदेश के हालात हैं वो वाकई में काफी चिंताजनक है भारी बारिश के चलते। देखिए, इसका मेजर जो रीजन क्या है कि एक एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो पिछले 2-3 दिनों से पाकिस्तान पे सक्रिय है, और इसके अलावा एक लो प्रेशर जोन बना हुआ है राजस्थान पे। तो ये दोनों सिस्टम आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं और इनका जो मेजर इन्फ्लुएंस जोन है वो हिमाचल प्रदेश पे बना हुआ है। तो इसके प्रभाव से क्या हो रहा है कि जो मैक्सिमम रेनफॉल एक्टिविटी है वो हिमाचल में ही हो रही है, और इसके साथ जो एडजॉइनिंग फुटहिल्स है नॉर्थ पंजाब और नॉर्थ हरियाणा उसमें हो रही है। तो कंटिन्यूस पिछले 2 दिनों में एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल एक्टिविटी वहां पाई जा रही है। इवन पंजाब में 35 सेंटीमीटर तक रेनफॉल हुआ है। सिमिलरली इसमें हिमाचल में भी 23 सेंटीमीटर तक रेनफॉल काफी जगह पे आया है और हरियाणा में भी आया है। और अगर हम आने वाले दिनों की बात करें, स्टिल जो सिस्टम सक्रिय है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आज भी ऑलमोस्ट वैसा ही रहेगा। आज भी हमने रेड अलर्ट दे रखा है हिमाचल प्रदेश के लिए। इसके अलावा नॉर्थ हरियाणा भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल आ सकती है, उसके लिए भी रेड अलर्ट है। पंजाब में थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा, उसके लिए हमने ऑरेंज अलर्ट दे रखा है, और इसके बाद कल से ये स्थिति ठीक होनी स्टार्ट हो जाएगी।
बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ मंडी की एसपी सौम्या जी भी जुड़ रही हैं। सौम्या जी, शुक्रिया आपने वक्त निकाला हमसे बातचीत करने के लिए। इस वक्त मंडी में क्या स्थिति है सौम्या जी, क्योंकि तस्वीरें जो है मंडी की वो वाकई में डरा रही हैं। जी हाँ, स्थिति भी जिस तरह की तस्वीरें हैं उसी तरह डरावनी बनी हुई है, लेकिन हम पूरी तरह से कार्यरत हैं। हमारी पूरी टीम पुलिस की, प्रशासन के साथ और एनडीआरएफ के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है और अभी तक केवल 3 मृत्यु की खबरें हमें आई हैं कल तक। इसके अलावा कितनी लोग बह गए हैं ये अभी बताना संभव नहीं हो पाएगा। जी सौम्या जी, क्या इस वक्त कहीं कोई फंसा हुआ है या कहीं सैलानी या इस तरह की कोई दिक्कत तो सामने नहीं आ रही है? नहीं, जितने भी सैलानी है उनको हमने पहले ही पूर्ण रूप से अलर्ट में डाल दिया था। जो लोग कुल्लू से आ रहे थे उन्हें वहीं रोक दिया गया है और जो आगे यहाँ से बढ़ रहे थे कुल्लू की तरफ उनको मंडी में ही रोक दिया गया। उनके लिए होटल्स में व्यवस्था कर दी गई है और जिन लोगों के पास पैसे का अभाव है उन लोगों को हमने गुरुद्वारों और सरायों में रुकवा दिया। जी, क्योंकि लगातार पानी का बहाव बहुत ज्यादा है सौम्या जी, और जलस्तर जो है नदियों का लगातार वो बढ़ा हुआ है, तो ऐसे में सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण तो इस वक्त स्थिति यही है आपकी, क्योंकि आप लोग अगर सड़कों पर उतरे तो उतरे कैसे बचाने के लिए या राहत के लिए, क्योंकि यहाँ पर पानी का बहाव ही बहुत ज्यादा है। जी हाँ, जहाँ पर पानी का बहाव बहुत ज्यादा है और जो जगह और घर और मकान और बिल्डिंग जो नदी के बिल्कुल ही तट पर है उन सभी को हमने वहां से सुरक्षित रूप से बाहर निकाल दिया और उन्हें हमने विपाशा सदन और कुछ और आश्रमों में रुकवाया और वहां पर प्रशासन उनके लिए खाने की व्यवस्था भी कर रहा है। जी सौम्या जी, क्या क्या चुनौतियां इस वक्त आपके सामने आ रही हैं मंडी में खासतौर से? सबसे बड़ी चुनौती तो अनिश्चितता है, यानी कि अनसर्टनिटी। हम नहीं जानते कि बारिश और कितनी ज्यादा बढ़ेगी और किस तरह इसका पानी का स्तर जो है वो ऊंचा होगा। मंडी, जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर 2 बड़े बड़े डैम के प्रोजेक्ट हैं, एक पंडो और दूसरा लालजी, जिसकी वजह से खतरा निरंतर बना रहता है। उसके बावजूद भी हमने पूरा प्रयास किया है, लोगों को अलर्ट, न केवल उन्हें अलर्ट किया है बल्कि उन्हें वहां से हमने इवैक्यूएट भी अभी करवा दिया है। बाकी जहां पर भी पानी का उफान है, कम से कम वहां अब लोगों की बस्तियां नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी प्राथमिकता यही होगी प्रशासन की, सरकार की, आप सभी लोगों की, कि किसी की जान न जाए। सबसे पहले लोगों को बचाया जाए, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। जी हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि चाहे वो टूरिस्ट हो या वो घर हो जो कि नदी के किनारे हैं, उनको हमने पहले से ही सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया है और जो घर नदी से थोड़ा दूर भी हैं उनको भी हमने संदेश दे दिया है कि आपको वहां से जल्द निकलना होगा और वो निकल भी चुके हैं। तो अभी जितना भी पॉपुलेशन है वो बिल्कुल मंडी के सेंटर में आ चुका है। अब हमें ये देखना है कि पानी कहाँ तक आगे बढ़ता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सौम्या जी। तो ये मंडी की एसपी हैं जो जानकारी दे रही हैं यहाँ पर कि इस वक्त कोशिश यही की जा रही है कि लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए, और क्योंकि कुछ कहा नहीं जा सकता मौसम का, आज भी रेड अलर्ट है वहां पर, तो अब देखना होगा कि जब स्थिति धीरे धीरे काबू में आती है उसके बाद ही राहत और बचाव का काम जो है उसमें तेजी लाई जाएगी। एक और तस्वीरें आपको यहाँ पर हम दिखाते हैं हिमाचल प्रदेश के परवाणु से जो आ रही हैं, जहाँ सेक्टर 5 की वो तस्वीरें हैं जिसमें किस तरह से गाड़ियां जो है वो खिलौनों की तरह तेज बहाव में बहती हुई नजर आ रही है। पानी के बहाव की गति से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की तबाही जो है वो हिमाचल प्रदेश इस वक्त झेल रहा है। तो ये तस्वीरों पे हम बने हुए हैं, लेकिन हमारे साथ यहाँ पर खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर अनिल गुप्ता हैं, एचओडी हैं पॉलिसी प्लानिंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट के। प्रोफेसर अनिल, यहाँ पर ये जो दिक्कतें हम देख रहे हैं इसमें जिस तरह से एसपी से भी हमारी बात हुई मंडी की, वो यही बता रही है कि जिस तरह की अनिश्चितता बनी हुई है मौसम को लेकर और पानी के बहाव को लेकर, वो एक बहुत बड़ी चुनौती जो है वो यहाँ पर साबित हो रही है। आप किस तरह से देख रहे हैं इस वक्त हिमाचल की स्थिति को? देखिए, हिमाचल की स्थिति को देखें और जिस तरीके से भारी जो अतिवृष्टि की स्थिति है, इसमें ये भी जानने की जरूरत है कि अगर हम ये बोलें कि बहुत बड़ा सरप्राइज है या अनप्रेसिडेंटेड रेन है, तो मैं ऐसे सरप्राइज तो नहीं मानूंगा, क्योंकि जब हम जान रहे हैं कि ये जलवायु परिवर्तन का जो प्रभाव चल रहा है और इसकी वजह से जो रेनफॉल पैटर्न है वो चेंज हुआ है, और इस साल ऑलरेडी एक फोरकास्ट था कि इस तरह के जो हैवी रेन स्पेल्स हो सकते हैं और उसके बदले में थोड़े समय के बाद ड्राई स्पेल्स भी हो सकते हैं। तो उनको देख करके जो लोकल तैयारी है उसके लिए एक संदेश तो था ही। दूसरी बात है, अगर याद करें हम 2013 में जो उत्तराखंड में जो बाढ़ की तबाही हुई थी, तो वहां से आपको कुछ इसमें लगेगा कि काफी कुछ उस तरीके की
विनाश की स्थितियां और उस तरह के नुकसान भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये भी जानने की जरूरत है कि कोई भी जब बड़ा डिजास्टर होता है तो उससे जो हमें संदेश मिलते हैं और जो लेसन्स होते हैं उसको हमें बहुत समय रहते इंटीग्रेट करना होता है। तीसरी बात है कि सिर्फ हिमाचल नहीं, अभी बारिश का रुख जो है धीरे धीरे उत्तराखंड की तरफ भी बढ़ रहा है और उत्तराखंड में भी थोड़ी सी समस्या अभी बढ़ने की संभावना है, क्योंकि चमोली जैसी जगह जहां पर जो सब्सिडेंस की स्थितियां पहले से रही हैं और भी एक दो जगह हैं जहां पर, तो वहां पर के लिए एक थोड़ा सी और कॉम्प्लेक्स की सिचुएशन बन रही है जहां के लिए तत्परता की जरूरत है जी। अच्छी बात यह है कि अभी हम जो इमरजेंसी रिस्पांस है हमारा डिजास्टर का, उसके मामले में काफी हम आगे अच्छे हो गए हैं। हमारा कोऑर्डिनेशन जो है वो केंद्र सरकार से लेकर के राज्य सरकार और लोकल लेवल पे और बाकी जो और भी फैक्टर्स होते हैं उनके साथ, घटकों के साथ मिलकर के जो कोऑर्डिनेशन का काम काफी अच्छा होता है। और इसीलिए अभी आप देखेंगे कि इवैक्यूएशन लोगों का कर लिया है, लोगों को वहां से निकाला गया है, स्थिति पे अच्छा कंट्रोल किया गया है। लेकिन जो प्रश्न है कि हम इस तरह की जो अतिवृष्टि है वो बहुत बड़ा डिजास्टर ना बने, जो कि अभी बन रहा है, उसके प्रिवेंशन के लिए और उसके रिस्क मिटिगेशन के लिए कितना कारगर काम कर पाएंगे, तो उसमें दो तीन बातें निकलती हैं। एक तो ये है कि जो भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, और खासकर अगर सड़क की बात करें, क्योंकि अभी काफी विजुअल्स दिखा रहे थे, उसमें सड़कों से रिलेटेड घटनाएं काफी हो रही हैं और सड़कों की वजह से जो नदियों के ऊपर प्रभाव पड़ा है वो भी बातें कॉन्टेक्स्ट में आ रही हैं। तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर कोई भी डेवलप होता है, हाईवे डेवलप होता है या और भी इस तरह की चीजें बनती हैं, तो दो तरीके के प्रभाव हैं। एक तो ये है कि इस तरह की घटनाओं से उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, और सड़कें बह सकती हैं, सड़कें बह रही हैं, लैंडस्लाइड से प्रभावित हो रहा है, और उसके बाद जनमानस या बाकी चीजों को प्रभाव पड़ता है। लेकिन जब इनका बनाया जाता है तो इनकी प्लानिंग, डिजाइन और जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है उसकी वजह से कैसे जो है स्लोप वीक हो रहे हैं, कैसे स्लोप स्टेबलाइज अगर सही ढंग से नहीं किए गए, कैसे वो रिस्क मिटिगेशन नहीं हुआ, तो वो जहां पे आपदा कम आनी थी वो आपदा की स्थितियों को और बढ़ा सकते हैं। तो तीन चार चीजें ये निकल के आती हैं कि एक तो ये है कि जब ये फोरकास्ट होता है हमें वेदर का, तो उसके पूर्वानुमान में हम ये समय निकालें कि सिर्फ अतिवृष्टि नहीं, अतिवृष्टि के बाद उसका परिणाम क्या हो सकता है, परिणाम जनित फोरकास्ट की बात हो रही है कि उसकी वजह से क्या संभावना हो सकती है, उस चीज को देख करके ये इनिशिएटिव लिए जाए। बिल्कुल, जिस तरह से प्रोफेसर अनिल आपने कहा कि हमको पुरानी गलतियों से भी सीख लेनी चाहिए, जिस तरह की तस्वीरें हम हिमाचल में देख रहे हैं, गाड़ियां बह जा रही हैं, उसके बाद मलबा जो है किस तरह से नदियों से बहकर आ रहा है, वो भी स्थिति है, रिहायशी इलाकों में पानी जा रहा है, अंधाधुंध निर्माण हुआ है, ये किसी से छुपा नहीं हुआ है, और जो मलबा है, जो कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं वो तक वो नदियों में फेंक दे रही हैं। तो क्या आपको वाकई में लगता है कि हम उस तरह से तैयार कर रहे हैं अपने आप को इस तरह की आपदाओं के लिए? देखिए, दो चीजें इसमें फिर मैं बोलूंगा। पहली बात तो ये है कि जो पॉलिसी लेवल पे अंडरस्टैंडिंग है अभी जी, और उसके बेस पे कुछ हद तक कहीं पे प्लान्स भी अच्छे बन जाते हैं, लेकिन प्लान्स को इंप्लीमेंट करना वो खासकर लोकल लेवल पे, और लोकल जो स्थितियां हैं, जो स्थानीय जो घटक हैं, उनको ध्यान में रखते वहां की जो डेवलपमेंट की डिजाइन है और डेवलपमेंट की स्ट्रेटजी है उसको रिविजिट करने की जरूरत है। और ये अब बिल्कुल इसमें डिले नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आप देखेंगे कि इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। और उसका कारण ये है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास जो इसकी रिस्क मैपिंग के तरीके हमारे पास उपलब्ध हैं, कई जगह पे अच्छे रिस्क मैपिंग भी है, लेकिन रिस्क मैपिंग के बेस्ड पे या वल्नरेबिलिटी असेसमेंट के बेस पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार होने चाहिए उसमें डिले नहीं होना चाहिए। जो पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें हम क्या सुधार कर सकते हैं, और खासकर जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है उसमें उसकी लोकेशन, जैसे कि बिल्डिंग्स ढह रही हैं, आप देख रहे हैं, तो बिल्डिंग्स की क्या लोकेशन होनी चाहिए, अगर लोकेशन के लिए हमारे पास ऑप्शंस नहीं है तो डिजाइन में क्या सुधार किया जा सकता है जिससे कि वो बिल्डिंग बच जाए। और इसके साथ साथ जो स्लोप्स हैं, वो स्लोप्स अब बहुत ज्यादा आप देखेंगे कि सिर्फ पानी नहीं आ रहा है, पानी के साथ साथ मलबा, सिल्ट और पेड़ की लकड़ियां, बोल्डर्स, ये सारी चीजें मिलकर के आ रही हैं। और ये बेसिकली परिणाम इसी का है कि जो हमारे स्लोप्स हैं वो काफी वीक हो गए हैं, वल्नरेबल हो गए हैं। तो उन चीजों को देखने के लिए इंटीग्रेटेड अप्रोच की जरूरत है। तो इन चीजों को ध्यान देने के लिए हमें एक इंटीग्रेटेड अप्रोच लेना होगा, लेकिन वो लोकल स्पेसिफिक होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि हर जगह के डायनामिक्स अलग है, हर राज्य की स्थिति बिल्कुल अलग है। यहाँ पर डॉक्टर नरेश, अगले कुछ दिनों की अगर मौसम की बात की जाए तो किस तरह का पूर्वानुमान है, किस तरह का मौसम रहने वाला है, अगर खासकर उत्तर भारत के इलाकों की बात की जाए? डॉक्टर नरेश, आपने म्यूट किया है, उसे आप अनम्यूट कर देंगे?
सॉरी, अगर आप हिमाचल की बात करें तो हिमाचल के लिए आज का रेड अलर्ट है। कल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होना चाहिए, हैवी रेनफॉल एक्टिविटी रहेगी। हाँ, उत्तराखंड के लिए हम जरूर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज के लिए भी हमने रेड अलर्ट दिया है। इसके बाद भी हैवी टू वेरी हैवी मीन 12 से 19 सेंटीमीटर रेनफॉल वहां 4-5 दिन कंटिन्यू रहने की उम्मीद है। और इसके अलावा ऑलमोस्ट पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में कल से रेनफॉल रिड्यूस भी हो गए। जी डॉक्टर नरेश, यहाँ पर एक सवाल मैं और आपसे समझना चाह रही हूँ कि मानसून की अभी ये शुरुआत ही है, तो जिस तरह की बारिश हो रही है, क्योंकि हम हिमाचल की अगर बात करें तो 23 सेंटीमीटर यहाँ पर हुई है, पंजाब में 35 सेंटीमीटर बारिश हुई है, हरियाणा में 24 सेंटीमीटर तक बारिश दर्ज हो गई है और अभी ये सिर्फ शुरुआत है, तो आगे भी इस तरह की स्थिति हम देख सकते हैं क्या? देखिए, ऐसा कुछ कह नहीं सकते। जनरली वन से वाइल ऐसा सिचुएशन बन जाता है कि जब एक एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कोई आ जाता है और सिस्टम का इंटरेक्शन हो जाता है इसके साथ लो प्रेशर का। अगर आप उत्तराखंड की बात करें, उस समय भी ऐसा ही सिनेरियो था, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक लो प्रेशर से इंटरेक्शन हुआ। सिमिलरली जब जम्मू कश्मीर में हुआ उसका भी सेम सिनेरियो था। तो ऐसा कोई इससे कोरिलेट नहीं कर सकते, हालांकि पॉसिबिलिटी कम ही होनी चाहिए कि ऐसा इवेंट रिपीट हो आने वाले दिन। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नरेश कुमार, डॉक्टर अनिल गुप्ता, प्रोफेसर अनिल गुप्ता, आप दोनों का, क्योंकि ये महत्वपूर्ण इसलिए भी ये समझना कि इस वक्त क्या चुनौतियां जो हैं वो हिमाचल प्रदेश झेल रहा है और किस तरह की प्लानिंग जो है और हर राज्य के हिसाब से स्थानीय लेवल पर होनी चाहिए, उस पर भी ये बात ज़रूरी थी। अब कुछ और तस्वीरें यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। देहरादून से कुछ तस्वीरें आ रही है जहाँ पर जेसीबी ट्रक जो है वो इस तरह से यहाँ पर फंसा हुआ पानी में नज़र आ रहा है। तो सिर्फ हिमाचल प्रदेश में ही नहीं, जिस तरह से प्रोफेसर अनिल अभी कह भी रहे थे कि उत्तराखंड में भी इस तरह की स्थिति देखने को मिल सकती है, तो ये देहरादून की तस्वीरें हैं जहाँ पर पानी में जेसीबी ट्रक एक फंसा हुआ नजर आ रहा है।